नमस्कार। डी न्यूज़ पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। इस समय सीधे लिए चलते हैं कैबिनेट ब्रीफिंग में। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट और सीसीए की बैठक हुई और बैठक में संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहला एजेंडा जिस पर हम बात करने वाले हैं वो ये कि अयोध्या के राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी वाला मामला है उसमें मंदिर ट्रस्ट अब एक्शन में है। दोषियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, जबरदस्त एक्शन लिया जा रहा है। इसके बाद आज की खास चर्चा खास मेहमानों के साथ होगी और वो होगी कि एक बार फिर से जो 5 राज्यों में एसआईआर किया जा रहा है उसमें विपक्ष के पार्टियां, विपक्ष के नेता फिर से लामबंद हो रहे हैं, फिर से उसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध में उस सुप्रीम कोर्ट के उस प्रधान न्यायाधीश को उन्होंने पत्र लिखा है जो सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये मान चुका है कि एसआईआर करवाना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है, फिर भी जा रहे हैं वो लोग। इस पर करेंगे खास चर्चा कि अब ये क्या राजनीति है। इसके बाद बात करेंगे कि जब सिंधु नदी जल समझौते को भारत ने रद्द किया है तो पाकिस्तान किस तरह तिलमिला रहा है। कभी धमकी, कभी गिड़गिड़ाहट, सब कुछ कर रहा है पाकिस्तान। और इस बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। भारत सरकार साफ इनकार कर रही है। इस पर करेंगे बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। आर्थिक तेजी का नया गवाह बना जीएसटी। जून 2026 में 1.94 लाख करोड़ के पार पहुंचा संग्रह। जीएसटी राजस्व में 13.9% की शानदार वृद्धि। शुद्ध जीएसटी राजस्व में 11.2% की बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश से असम तक दिखा कर अनुपालन का असर। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल में नरमी का असर। हवाई ईंधन के दाम में 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती। 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर भी 183 रुपए सस्ता। शेयर बाजार में भी दिखी रौनक। देश में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू। 100 की जगह अब साल में 125 दिन की रोजगार गारंटी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया ऐतिहासिक दिन। कहा मोदी सरकार ग्रामीणों के रोजगार के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा युवाओं के दम पर ही आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य होगा हासिल। और 23 विपक्षी दलों ने 5 राज्यों में हो रहे एसआईआर की प्रक्रिया के बीच सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को लिखी चिट्ठी। सुप्रीम कोर्ट पहले ही मान चुका है कि एसआईआर करवाना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और आज के एजेंडों पर एक के बाद एक बात करते हैं। आज सबसे पहला एजेंडा जिस पर हम बात करने वाले हैं वो ये कि अयोध्या के राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी वाला मामला आया था सामने, उसमें अब किस तरह से मंदिर ट्रस्ट एक्शन ले रहा है। पहले पूरी रिपोर्ट देखिए। चंदा चोरी के बाद, चढ़ावा चोरी के बाद एक्शन में है राम मंदिर ट्रस्ट। अयोध्या धाम के विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला देश दुनिया में बड़ी सुर्खियां बना और लगातार ये चर्चा में है। वजह क्या था? सनातन आस्थावान के आध्यात्मिक केंद्र अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी करके एक महापाप किया गया है। यह महापाप किसी एक व्यक्ति के अहंकार के कारण हुआ या फिर राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में संवादहीनता के कारण हुआ या फिर बैंकों और एजेंसियों के अकुशल लोगों के हाथ बड़ी जिम्मेदारी देकर ट्रस्ट के लोग भजन में व्यस्त हो गए। इसी प्रकरण की जांच के लिए गठित विशेष जांच समिति यानी एसआईटी ने पूछताछ का दायरा बढ़ाकर ट्रस्टी और कोषाध्यक्ष से भी पूछताछ शुरू की है। कोताही बरती गई या फिर कहां चूक हुई या नजरअंदाज किया गया। जल्द ही एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। लेकिन मंदिर ट्रस्ट इस चंदा चोरी कांड के बाद सक्रिय हो गया है, ये तो दिखाई पड़ रहा है। अब सभी की नजरें 6 जुलाई को होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक पर है। पहले यह बैठक 11 जुलाई को ही प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे 5 दिन पहले ही रखा गया है और सभी सदस्यों को हर हाल में उपस्थित रहने के लिए भी कहा गया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि यह बैठक ट्रस्ट के भविष्य की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है।
और सूत्रों के अनुसार बैठक में सबसे पहले चंदा चोरी प्रकरण के बाद उत्पन्न परिस्थितियों की समीक्षा होगी। इसके साथ ही ट्रस्ट की कार्य प्रणाली, वित्तीय पारदर्शिता, आंतरिक निगरानी व्यवस्था और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए नए तंत्र पर भी चर्चा होने की संभावना है। यह चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि कुछ एजेंसियों से लोगों को हायर करके बैंकों ने चंदा में मिले धनों की गिनती और लॉकर में लाने तक की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी थी। बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे पहले ही ट्रस्ट को मिल चुके हैं। इन इस्तीफों पर अंतिम निर्णय भी इसी बैठक में लिया जा सकता है। चंपत राय ये कह चुके हैं कि बदनामी के कालीख को लेकर मैं अयोध्या नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा एक सदस्य के निधन से खाली हुए पद को भरने और ट्रस्ट के पुनर्गठन पर भी फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए दर्शन व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, गर्मी से राहत के लिए अतिरिक्त सुविधाएं और मंदिर परिसर के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत बनाने जैसे मुद्दे भी एजेंडे में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में 6 जुलाई की यह बैठक केवल नियमित बैठक नहीं है, बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट की नई कार्यशैली और भविष्य की रूपरेखा तय करने वाली महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच अब ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों तक भी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। सूत्रों के अनुसार एजेंसियां जल्द ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से पूछताछ करेगी। जांच का फोकस इस बात पर रहेगा कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के रूप में धनराशि के प्रबंधन, वित्तीय निगरानी और जवाबदेही के संबंध में उनकी क्या भूमिका रही और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किस प्रकार किया। जांच एजेंसियां ये जानना चाहती हैं कि चढ़ावे की गणना, बैंक में जमा करने और पूरी वित्तीय प्रक्रिया की निगरानी किस तरह की जा रही थी। साथ ही यह भी पड़ताल की जाएगी कि व्यवस्था में कहीं कोई चूक हुई थी या नहीं, और यदि हुई तो उसकी जवाबदेही किस स्तर पर तय होती है। यानी जांच के दायरे से कोई अछूता नहीं रहेगा। भविष्य के प्रबंधन में ढांचागत बदलाव की पृष्ठभूमि भी एसआईटी की रिपोर्ट पर निर्भर करती है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि चंदा चोरी को लेकर हो रही सियासत अगर भविष्य के कुशल प्रबंधन को लेकर होता तो शायद इसे बेहतर आलोचना मानी जा सकती थी। लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीति भी खूब हो रही है। विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही हैं। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। पहली मांग है कि योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार एसआईटी की जांच रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक करे, इसको एक वेबसाइट पर डाला जाए जिससे इस देश के 100 करोड़ हिंदू उसको पढ़ सके, उसको देख सके और समझ सके कितना बड़ा घोटाला हुआ है, किसने किया है। वहीं भाजपा के जो विधान परिषद सदस्य हैं देवेंद्र प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश में, उनका कहना है कि जो भी दोषी हो उसको बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ा फैसला लिया कि एसआईटी जांच होगी, तब ये मंदिर प्रबंधन हरकत में आया और एफआईआर हुई। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि जो लोग मंदिर प्रबंधन का काम देखते हैं वे लोग जिम्मेदार हैं और ऐसे सभी लोगों को, ट्रस्ट और प्रबंधन से जुड़े सभी पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और एनडीए में शामिल संजय निषाद का कहना है कि जांच हो रही है और दोषियों को सजा भी होगी। संज्ञान में जब माननीय मुख्यमंत्री के है और माननीय मुख्यमंत्री जी वादा किए थे 15 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी होगा, जो दोषियों की न्याय सजा होगी जेल जाएंगे, तो जो उसमें दोषी पाए गए जेल जा रहे हैं, जांच हो रहा है, आगे भी दोषी पाए जा रहे हैं वो भी जेल जाएंगे। और लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनके पास अगर एविडेंस है तो जांच में सहायता करें, नहीं तो राजनीति करना बंद करें। तो एक तरफ बिल्कुल जो है मंदिर ट्रस्ट वो एक्शन में है, भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी दल कह रहे हैं किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन राजनीति हो रही है, बयान आ रहे हैं और वहां अब जाने की भी प्लानिंग हो रही है। जो आज तक नहीं गए उनके भी जाने की प्लानिंग हो रही है। बहुत ज़बरदस्त ये पूरा मामला जो है वो गर्म है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव को देखकर विकास सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी इस खबर पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं। मैं पहले जरा विकास सिंह के पास चलता हूँ। विकास, कल भी जाने की कोशिश हुई वहाँ उन लोगों के द्वारा जो कहते थे अदालत में कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, उनके द्वारा भी वहाँ जाने की कल कोशिश हुई और इधर ये तैयारी भी हो रही है। खैर जो भी हो,
ये बताइए कि इस मामले में एक्शन को लेकर के मंदिर ट्रस्ट और विशेष रूप से ये जो 6 तारीख को बैठक होने वाली है, इसको लेकर क्या चर्चा है, क्या कुछ किया जा सकता है 6 तारीख वाली बैठक में? देखिए 6 तारीख की बैठक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इसको लेकर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन इसके साथ में एक खबर मैं और जोड़ देता हूं कि मंदिर दान मामले की जो एसआईटी बनी थी उसकी जांच की अवधि अब 15 दिन बढ़ा दी गई है, यानी 15 जुलाई को वो अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी। और इसी बीच जो 6 जुलाई को बैठक होने वाली है ट्रस्ट की, इससे पहले 2 इस्तीफे हो चुके हैं, उन इस्तीफों पर विचार किया जाएगा। उसमें साथ ही साथ लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं, जो प्रबंधन के तरीके हैं वहां पर, जो निगरानी के तरीके हैं वहां पर, किस तरीके से पारदर्शिता बनी रहे, जिस तरीके से मंदिर प्रबंधन का काम पूरा हो, उसके लिए क्या नियमावली में कुछ चेंज होना है। जो मंदिर ट्रस्ट की बायलॉज में जो तमाम सारी चीजें हैं उसके अनुसार ट्रस्ट की बैठक होगी और उसमें तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। जैसा कि माना जा रहा था कि एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी उसमें कई सुझाव दिए गए हैं कार्रवाई करने के साथ कि एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी की भी नियुक्ति की जा सकती है। तो ट्रस्ट के लोग इस पर भी विचार कर सकते हैं और अन्य लोगों की जिम्मेदारियों में बदलाव हो सकता है। जिन लोगों ने ट्रस्ट से इस्तीफा दिया है, अगर उनका इस्तीफा स्वीकार होता है तो उन जगहों पर नए चेहरे रखे जा सकते हैं और आगे की जो प्रणाली है पारदर्शी बनी रहे और मंदिर प्रबंधन में किसी को दिक्कत न हो। यात्री की सुविधा के लिए हर विषय पर इस बैठक में चर्चा होगी। लेकिन इस बीच एसआईटी की जांच तो 15 दिन के लिए बढ़ाई समय दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। वहीं अयोध्या पुलिस लगातार एक्शन में है। उसने लगातार पिछले 2 दिनों में कई कार्रवाइयां की हैं, दबिश डाली है, चंपत राय से भी बातचीत की है, अनिल मिश्रा से भी बातचीत की है, गोपाल राव से भी बातचीत की है और कहीं न कहीं इस मामले से जुड़े जो 8 अभियुक्त हैं उनसे भी पूछताछ की है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस जांच के दायरे में जो एफआईआर की गई थी प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद, तो उसमें 8 लोगों और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसका मतलब है कि मामला अभी खुल सकता है इसमें और आगे, और इन लोगों के अगर कोई अन्य सहयोगी है इनको कोई संरक्षण दे रहा था, उन लोगों के नाम भी इस एफआईआर में आ सकते हैं। ये विवेचना का हिस्सा है, विवेचना चल रही है, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन निगाहें फिलहाल अब सबकी बनी हुई है 6 तारीख की बैठक को कि क्या कुछ नए निर्णय लिए जाएंगे। ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं लौटता हूं, खबर आई थी उसके बाद पूरे देश को इंतजार है क्या एक्शन होगा। ठीक, लौटता हूं आपके पास विनोद जी। एक तरफ ये महत्वपूर्ण बैठक एक्शन में राम मंदिर ट्रस्ट और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार बार कह चुके हैं, छोड़ा नहीं जाएगा किसी को, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और दूसरी तरफ अब वो लोग भी कह रहे हैं कि सब लोग मिल के चलेंगे राम मंदिर, जो लोग आज तक नहीं गए और जो वो लोग, इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने ये कहा, जो लड़ाइयाँ लड़े के अदालतों में लड़े कि भाई राम का अस्तित्व नहीं है, वो भी शामिल हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। इस बात का बार बार उल्लेख कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कुल मिलाकर के ये ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष, एक तरफ वो पक्ष की जो दोषी हैं उनको सजा देकर के आम भक्तों में ये सीधा संदेश दिया जाए कि ऐसी कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दंडित किए जाएंगे और आगे ये चीज नहीं होगी। लेकिन विपक्ष भी इसको आने वाले चुनाव के मद्देनजर छोड़ना नहीं चाह रहा। विनोद जी। लाल जी, सबसे पहला सवाल जो आपके सवाल में है कि राम मंदिर के चंदा चोरी की इतनी चर्चा क्यों? यस। और सबसे बड़ा इसमें आपका जवाब भी है कि देश के कई मंदिरों में दक्षिण से उत्तर और पूरब के पश्चिम से हर जगह आपको इस तरह के चंदा चोरी, सोना चोरी, सोना गायब होना, मंदिर की मूर्ति की चोरी, ऐसी खबरें आपको मिलती रही होगी। लेकिन इस खबर से आप यह जानिए सबसे पहले कि आज की तारीख में इस दौर में राम मंदिर का स्थान वही है जी, जो पूरे संसार में अगर आप कहें कि जो रोम का स्थान एक क्रिश्चियन समुदाय के लिए पोप का स्थान, तो राम इस देश की वो मर्यादा और उस देश की आत्मा और इस देश की वो जीवन की वो धड़कन है जिसको लेके पूरे दुनिया, देश क्या पूरे दुनिया में जो सनातन के आस्थावान लोग हैं उनके लिए राम और उसके बाद अयोध्या एक वही रोम का दर्जा इसके दिल में है, उसके मन में है। तो इतने बड़े आस्था की उस अयोध्या नगरी में और प्रभु राम की, रामलला की विराजमान की स्थापना होने के बाद जो आप देख रहे हैं अयोध्या की सूरत बदली है। अयोध्या ने जिस वैभव को, बस तेज को, जिस चीज़ को पाया है, उस उत्सव को पाया है, उस राग को पाया है, वो गीत को पाया है,
वो संगीत को पाया है, वो उसके नदियाँ, उसकी धाराएं, सब कुछ वो वही है जो कभी द्वापर और त्रेता के युग के लोग कल्पना करते थे। बिल्कुल। ऐसी अयोध्या में इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी लापरवाही अगर आप कहें इसको, तो ये कितना बड़ा अपराध है ये कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल, धार्मिक नजरिए से धार्मिक महापाप, नजर से देखिए महापाप। तो ये लापरवाही का एक इंतहा को पार कर अब आप बेशक। सोचिए कि इस मंदिर में, राम मंदिर में, अयोध्या के राम मंदिर में जो पैसा गिनती का काम में जो लोग लगे थे, वो बैंकों ने, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे वो केनरा बैंक हो, इन लोगों की निर्लज्जता देखिए कि वो सिक्योरिटी एजेंसी से लोगों को हायर करके राम मंदिर के पैसे को, चंदे को, इसके धनों को जो चंदा से आया था उसके काम में उसको लगाए थे। 10-10, 12-12 हजार का लोगों को लाके आपने इसको राम मंदिर के इस बड़ी जिम्मेदारी में उसको लगा दिया। बिल्कुल। आपने किसको लगाया था कि ये बैंक को और ये सारी एजेंसियों को, कम से कम इस बात के लिए मंदिर ट्रस्ट को सोचना चाहिए कि वो किस लोगों को डिप्यूट किया गया है इस चंदा कलेक्शन में। और इसके बाद अगर आप ये देखिए कि जो विकास अभी बता रहे थे, इन्हीं की रिपोर्ट थी कि ये एक व्यक्ति का कितना बड़ा अहंकार था कि मई के महीने में एक बड़ी घटना सामने आई थी, जब सीसीटीवी फुटेज से चंदा, वो पैसे के कलेक्शन में ऐसे गड़बड़ी को देखा गया था, तो उसमें कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई में करने वाले में खुद चंपत राय सबसे सामने आगे आए और पुलिस को लेके चले गए और सारे पैसे जहां जहां वो मिले उन लोगों से पैसा इकट्ठा करके ले आए। क्या ये इतनी भड़की थी? क्या इसकी जांच इतनी ही भड़की थी कि चंपत राय गए, 4 पुलिस वाले को लिए, उसके घर से 88-89 लाख रुपया 3-4 लोगों के घर से ले आए और मामला खत्म हो गया? क्या ये पहले दिन उसकी ड्यूटी नहीं थी कि इस पूरे गिरोह को वहां से खत्म किया जाना चाहिए था? बिल्कुल। तो आप भले ही इस मामले में चंपत राय का हम मानते हैं, आज भी मानते हैं कि वो एक साधारण नहीं असाधारण व्यक्ति, बिल्कुल उनकी निष्ठा पर, ईमानदारी पर, लेकिन उनका अहंकार देखिए कि वो उन चीजों को पहले दिन उसका एफआईआर होना चाहिए, यहां चूक हुई है। और इसके बाद जो है आज ये ट्रस्ट पे, जो इस ट्रस्ट के इस पूरे कार्य प्रणाली पे जो ये अभी एक धब्बा लगा है, तो मुझे लगता है 6 तारीख का जो ये ट्रस्ट की बैठक है, उस बैठक में ऐसे कई महत्वपूर्ण ऐसे निर्णय होंगे जी, जो आप देखिए कि देश दुनिया की नजर है, राम भक्त के करोड़ों लोगों की नजर है, और मुझे लगता है कि दिल्ली से लेके और लखनऊ तक सबकी नजर है इसमें। तो मुझे लगता है कि ये मंदिर की घटना ने, चंदा चोरी की इस घटना ने एक बड़ा सबक दिया है, और मुझे नहीं लगता कि कभी अब राम मंदिर के मुद्दे पे इस तरह के कभी और सवाल उठ सकते हैं। ऐसी व्यवस्था तो हम लोग इस 6 तारीख को जरूर देखेंगे। निस्संदेह आपने चंपक राय का नाम लिया, और जो भी बड़े पदाधिकारी अभी तक, बिल्कुल हम साफ कर देना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ लिया हो ये अभी तक कहीं से भी नहीं मिला। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है जो विनोद जी ने कही कि वो जिस समय उनको इस मामले को पुलिस को सौंप देना चाहिए था, उसमें देरी, उसमें कमी रही। निश्चित तौर पर जो उनकी जिम्मेदारी बनती थी, उनका दायित्व बनता था, दायित्व के निर्वहन का ये मामला बनता है। इस पर जरूर 6 तारीख को विचार होगा। लेकिन विकास, इस बीच में विपक्षी पार्टियां तो एकदम रुकने के नाम नहीं ले रही हैं। ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर वो हैं जो नहले पे दहला मारते हैं। राम जन्मभूमि को लेकर बड़ा प्रेम दिखाया तो कहा चलिए मिलकर चलते हैं मथुरा, कृष्ण जन्मभूमि वाला मामला हल करते हैं। कल वहां पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने जाने की कोशिश की थी विकास, अब जाकर के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी जाने की तैयारी कर रही हैं। कल क्या क्या हुआ था, जा पाए थे वो लोग कि नहीं? जी बिल्कुल, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कल वो पहुंचे थे, और उसके बाद उनको देर शाम दर्शन कराए गए। और आपको एक बार और बता दूं कि ये इससे पहले 18 तारीख को ही अभी आए थे और प्रभु श्री राम का दर्शन करके गए थे, और मात्र 11 दिन बाद एक बार फिर से वो आ जाते हैं दर्शन करने के लिए। मानो सारा प्रेम अब उमड़ पड़ा है इनका। जो लोग राम के नाम लेना पसंद नहीं करते थे, अयोध्या को सभी जानते हैं कि किस तरीके से 2014 के पहले राजनीतिक रूप से उसे अछूत माना जाता था। विकास कार्यों की बात क्या करें, वहाँ पर तमाम सारे ऐसे जो आयोजन चला करते थे उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन 17 के बाद वहां की तस्वीरें बदली। प्रभु श्री राम के मंदिर के साथ साथ पूरी अयोध्या को सजाया गया, दुल्हन की तरह सजाया गया। प्रभु श्री राम की जो नगरी थी अयोध्या, उनको त्रेता युग में वैकुंठ से प्यारी थी, तो कुछ उसी तर्ज पे उसको रंगा गया, उसको श्रृंगार किया गया। और आज देखिए
उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव हैं और तमाम सारे लोगों को अब चिंता राम की होने लगी है। लेकिन अगर अगली बात करें कि इन 500 सालों के संघर्ष में क्या उन सारे व्यक्ति जिन लोगों ने संघर्ष किया है, आप उनके प्रति उनको संवेदना है आपकी? आपको सच में खुशी है कि प्रभु श्री राम का मंदिर बना है? आप ये कहेंगे आखिर आने वाली रैलियों में कि मुझे बड़ी खुशी मिली है, 500 वर्ष बाद हमारे पूर्वजों का सपना साकार हुआ है? तो तमाम सारी राजनीति है, 2027 का इलेक्शन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम मंदिर पूरी दुनिया में एक नई पहचान पा चुका है और खासतौर से अयोध्या नगरी का पुराना वैभव लौट रहा है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं इसी और चीज को लेकर के विकास इसी चीज को लेकर के सबसे ज्यादा खुल करके बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहते हैं अयोध्या के वैभव से इनको जलन है, इनको चिढ़ हो रही है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए ज्यादा उठा रहे। दो शब्द जरा विनोद जी इस पर भी कि संजय राउत ने कहा है कि सबसे बात करेंगे, राहुल गांधी से बात करेंगे, सबसे अखिलेश जी से बात करेंगे, सब मिलके जाएंगे, जाने की तैयारी है वहां पे। बिल्कुल जाएंगे और उनको जाना तो जरूर चाहिए और बिल्कुल जाना चाहिए कि देखिए ये कम से कम इतने कोठारी बंधु जैसे बलिदानियों ने कैसे इस राम मंदिर के कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे का संकल्प सिद्ध हुआ है। उन लोगों को जाना चाहिए कि जो अभी बता रहे थे कि कैसे एक अछूत अयोध्या को ही मान रहे थे, उन लोगों का कैसे एक प्रेम जगा है। उन लोगों को भी ये जाना चाहिए कि जो ये कह रहे थे, अभी आपने ओवैसी साहब का सुना, वो भी फ्रंट पे आए हुए हैं और रिएक्शन दे रहे हैं, उनको भी जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ये अयोध्या नगरी बनी है और ये अयोध्या नगरी का स्वरूप कैसे प्रभु राम लला के उस विराजमान से कितने लोगों का वहाँ पे रोजगार है, कितने लोगों की वहाँ रोजी रोटी चलती है। चाहे आज काशी हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, जहाँ आप जाइए, ये वैभव का जो विकास के साथ विरासत आप कहते हैं, तो ये आज की तारीख में भारत के इकोनॉमी का 4% जीडीपी सिर्फ इसी धार्मिक क्षेत्रों से आ रहे हैं। अगर ये सारे लोग इस बात को जानते हुए भी अगर कहते हैं कि हम राम मंदिर नहीं, हम आज भी कहते हैं बाबरी जिंदाबाद, और चंदा चोरी पे बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो उन्हें इस बात को देखना चाहिए इस अयोध्या में, जहां कम से कम हर दिन 20 से 25 लाख लोग आते हैं और इस छोटे से शहर की रौनक देख के वो कह सकते हैं कि दुनिया ने अगर किसी ने इस राम मंदिर की कल्पना की होगी तो इस दौर में ये राम मंदिर साकार लोगों के सामने में दिख रहा है। बिल्कुल ये दिख रहा है। और मैं एक बात और इसमें जोड़ दूं, जो भी जाएंगे वहाँ उनको क्या क्या दिखेगा जानते हैं? जब एयरपोर्ट जाएंगे तो महर्षि वाल्मीकि दिखेंगे, पीडीए कैसे दिखेगा वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जब विश्राम करने जाएंगे तो निषाद राज के नाम पर विश्रामालय दिखेगा, खाना खाने के लिए जाएंगे तो माता सबरी के नाम पर भोजनालय दिखेगा, सब कुछ दिखेगा वहाँ पर, जाइए तो सही। शुक्रिया विकास, फिलहाल आपका बहुत बहुत जुड़ने के लिए शुक्रिया। और मैं फिर कभी बात करूँगा आपसे। विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खास तौर पर बात करेंगे, इसलिए आप अभी बने रहिएगा विनोद जी, क्योंकि जो आज खास बात करने वाले हैं वो कि 5 राज्यों में अब फिर से एसआईआर हो रही है, फिर से वो लामबंदी शुरू हो गई, फिर से सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखा जा रहा है, जबकि एसआईआर बिहार के बाद 12 राज्यों में हो चुका, सब कुछ सफल हो चुका, सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी कर चुका, अपना फैसला दे चुका, उसके बाद भी वक्त है अभी एक ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त जैसा ब्रेक पर जाने से पहले ही बता दिया था कि अब हम बात करने वाले हैं, फिर से वही राग छिड़ गया है, यानी 5 राज्यों में जो एसआईआर होने जा रहा है उसको लेकर के एक बार फिर से वही विरोध का राग, लामबंदी का राग। पहले पूरी रिपोर्ट देख लीजिए। एसआईआर पर फिर विरोध, फिर से गठबंधन, फिर वही राग। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को ममता बनर्जी अपनी हार का कारण मानती हैं, लेकिन केरल कांग्रेस एसआईआर के बाद अपनी जीत की वजह वोटर लिस्ट से बोगस वोट हटाए जाने को मान रहा था। अब बड़ा सवाल यह है कि हार कराने वाला एसआईआर को, हारने वाला एसआईआर को दोषी मान लेता है और जीतने वाली पार्टी इसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन बताती है। लेकिन ऐसा क्या बात रहा है कि हर एसआईआर के बाद एक चिट्ठी जरूर आ जाती है। चुनाव आयोग ने फेज 3 के लिए वोटर वेरिफिकेशन अभियान यानी एसआईआर 30 जून से दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय और झारखंड में शुरू कर दिया है। एसआईआर के तहत बूथ लेवल ऑफिसर वोटर लिस्ट वेरीफाई करने के लिए घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं।
लेकिन इंडी गठबंधन, विपक्षी गठबंधन एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर लगातार निशाना साध रहा है। अब इंडी गठबंधन ने इस फैसले के खिलाफ बड़ा निर्णय लिया। इस बार वे कोई पीआईएल नहीं डाल रहे हैं, बल्कि एसआईआर को वोट की लूट करार देकर आरोप लगाकर विपक्षी दलों ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत को पत्र लिखा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। इंडी गठबंधन के दलों ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की अपील भी की है। अब खास बात यह भी है कि गठबंधन से अलग हुए डीएमके और आम आदमी पार्टी ने भी भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक ज्वाइंट लेटर भेजा है। उनकी मांग है कि चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है, जिससे पूरी चुनावी प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। इसमें संज्ञान लेना जरूरी है। उधर कर्नाटक में मंगलवार से वोटर लिस्ट को वेरिफिकेशन अपडेट करने के लिए एसआईआर का अभियान शुरू हो गया। तो इस मौके पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने जनता को सावधान करते हुए अपील की है कि सभी लोग ये पक्का कर लें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसे सामाजिक कल्याण के स्कीम्स का फायदा नहीं मिलेगा। यानी बिल्कुल अलग रुख लिया है डीके शिव कुमार ने। चुनाव आयोग पूरे कर्नाटक में घर घर जाकर वोटरों की गिनती और वेरिफिकेशन का काम शुरू किया हुआ है, जो 29 जुलाई तक वहां पर चलेगा। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस अभियान के तहत राज्य के 5.5 करोड़ से भी ज्यादा वोटरों को कवर किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री इसे सही मान रहे हैं, लेकिन आला कमान कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इसे वोट की लूट बता रहा है। यहां अंतर है, साफ अंतर। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई को एक बड़ा फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसआईआर प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था पूरी प्रक्रिया को गैर संवैधानिक करार नहीं दे सकते। कोर्ट ने उस समय माना था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का दावा है कि 8 जून 2026 को ही इंडी गठबंधन की जो दिल्ली में बैठक हुई थी, उसमें 21 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने हिस्सा लिया था। तो बैठक में मुख्य न्यायाधीश को एक ज्वाइंट लेटर भेजने का फैसला उसी समय लिया गया था। इस लेटर को भेजने का मकसद चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव से जुड़े अन्य मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित करना था। अब सवाल ये है कि कर्नाटक में बीजेपी आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार एसआईआर के लिए सभी बूथों पर बीएलओ की तैनाती सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। लेकिन अगले कुछ दिनों के बाद उसी कर्नाटक से यह सवाल पूछा जा सकता है कि इतने कम समय में एसआईआर कराने की चुनाव आयोग को क्या जल्दी थी। जो सवाल पहले बिहार के समय में और बाकी जगहों पर कांग्रेस पार्टी पूछ रही थी, वही सवाल अब कर्नाटक में खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के नेता उदित राज ने एसआईआर में गड़बड़ी के आरोप लगाए। उनकी बातें सुनिए पहले। ये लोकतंत्र और संविधान केवल राहुल गांधी जी के लिए नहीं या प्रियंका जी के लिए नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए नहीं, जनता को कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे विद्यार्थी, चाहे यूथ हो, चाहे स्टूडेंट है, किसान। एसआईआर में जो गड़बड़ी करी जा रही सभी जानते हैं, सबको उठ खड़ा होना पड़ेगा। डीके शिव कुमार की बात लगता है इन्होंने सुनी नहीं। बहरहाल कर्नाटक भाजपा के नेता आर अशोक का कहना है कि कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रही है। Congress is they are doing anti-propaganda to SIR. Today SIR started in Karnataka, but there is no officers. More than 70% officers, today's SIR campaign, they are not gone. Means state government have to provide all the officers, but state government up to now they are not release officers. They are telling pulse polio, they are not release us. इस बीच जिस तरह से विपक्षी दल लामबंद हुए हैं एक बार फिर से एसआईआर के खिलाफ, तो पश्चिम बंगाल भाजपा की नेता किया घोष ने आरोप लगाया कि एसआईआर के मुद्दे पर दरअसल विपक्ष नौटंकी कर रहा है। तो नौटंकी तो है। ये जो अपोजिशन ब्लॉक है ये किसी भी हद तक जाके ये एसआईआर बंद करवाना चाहते थे। जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर हुआ तो ममता बनर्जी कोर्ट तक चली गई थी और कोर्ट ने तो उसको कहा नहीं कि एसआईआर बंद हो जाए। जो प्रोसेस है वो चलेगा, बाकायदा चलेगा। असल में ये सारे कांग्रेस हो या दूसरे जो ऑपोजिशन है, इनका मेन जो वोट बैंक है वो डेड वोटर्स है।
वहीं टीएमसी के नेता सौगतो राय का कहना है कि उनकी पार्टी ने तो निर्वाचन आयोग पर भी एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर गंभीर आरोप पहले ही लगाए थे। TMC has been complaining about the functioning of the Election Commission and the implementation of SIR for a long time. We raised serious objections to the Election Commission's role in implementing SIR in West Bengal and later in conducting the elections. दूसरी ओर कर्नाटक के जो सीएम डीके शिव कुमार हैं, उन्होंने अलग लाइन ली हुई है। जनता से कह रहे हैं कि अगर आपने एसआईआर के तहत वेरिफिकेशन नहीं कराया तो आप कई सामाजिक योजनाओं से वंचित रह सकते हैं। If you doesn't enroll, you are going to lose all your rights given by the benefits either by the country or by the state government. So I request you not to lose this opportunity of getting your votes or losing. Otherwise, if you lose your votes, you may find difficulty on the other benefits which have been provided to you. तो आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि करवा लीजिए एसआईआर, नहीं तो फिर नुकसान होगा। और इधर कांग्रेस जो है उन पार्टियों में शामिल है, बल्कि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है जो एसआईआर के खिलाफ चिट्ठी लिख रही है। गजब का अंतर्द्वंद्व है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता जुड़ेंगे, अनंत अमित जी आगे चल करके, और ज्योति हमारी संवाददाता बेंगलुरु से, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। पहले ज्योति से शुरुआत कर लेते हैं। ज्योति, वहां कर्नाटक में मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि एसआर करवा लीजिए, नहीं तो छूट जाएंगे बहुत सारे सामाजिक योजनाओं से, सोशल स्कीम्स का फायदा नहीं मिलेगा अगर एसआईआर नहीं करवाएंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कह रहा है कि नहीं नहीं एसआईआर ठीक नहीं है। ये अंतर्विरोध, इसको लेकर के वहां बीजेपी खास तौर पर निशाने पर ले रही है कांग्रेस को। यस लालचंद जी, कल से यहाँ पे कर्नाटका में एसआईआर प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो ये है कि जो पहली प्रक्रिया है मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी के घर से ही शुरू हुआ है। उन्होंने और उनके बीवी वहां पे वो एसआईआर प्रोसेस में भाग लिए थे। तो उन्होंने यही क्लियर कट बताया था कि एसआईआर प्रोसेस में आप सब लोगों को मैंडेटरीली यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप लोग इसमें हिस्सेदारी नहीं बनाते तो आपका जो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो जो वेलफेयर स्कीम है आपको नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पे राज्य के नायकत्व की एक राग है और केंद्रीय नायकत्व वहां पे 23 जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है अभी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को एक मध्य प्रवेश करने के लिए उन्होंने एक पत्र लिखा है कि ये ट्रांसपेरेंसी नहीं चल रहा है, बीजेपी के हित में चुनाव आयोग यहाँ पे काम कर रहा है। तो उनका ये देखिए श्योर मतलब सॉलिडारिटी, यूनिटी और रेजिस्टेंस, यहाँ पे यूनिटी पे प्रश्न उठता है क्योंकि इन इंडिया अलायंस में ही यूनिटी नहीं है। कब वो लोग एकजुट होते हैं, कब वो लोग सेपरेट हो जाते हैं पता नहीं। अभी देखिए डीएमके हो या आप हो, पहले वो इंडिया अलायंस से जुट हो मतलब दूसरे हो चुके थे, डिवाइड हो चुके थे गुस्सा होकर। अभी वो ही वहां पे आकर एकजुट होकर लेटर लिख रहे हैं। तो इनका जो यूनिटी कह रहे हैं ना, यूनिटी में भी अभी क्वेश्चन आ जाता है। तो कर्नाटका में अभी 2 दिन से चल रहा है प्रोसेस। जैसे आर अशोक जी कह रहे हैं कि जो ऑफिसर्स है, बूथ लेवल ऑफिसर्स अभी तक ठीक तरह से नहीं आए। सरकार की सिद्धरामैया जब सीएम थे उस वक्त उनके मिनिस्टर्स से लेकर वो सब लोग इस एसआईआर प्रोसेस को अपोज करते आए थे। कहीं ना कहीं ये फिल्टर करके वोटर्स लिस्ट को फिल्टर करके बीजेपी अपने हित में ये कर रहा है। लेकिन अभी जो नए मुख्यमंत्री है डीके शिव कुमार, उनका कहना ही दूसरा है कि आप सब लोगों को एसआईआर प्रक्रिया में भाग लेना ही होगा। ठीक। तो ये लोग, हमारे कन्नड़ा में एक कहावत है, कुनीलार दोनों अंगल डंग कान गानते, मतलब जिसको नाचना नहीं आता है आंगन ठीक नहीं है बोलते। वैसे ही नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यस, इसको हिंदी में बोलते हैं ज्योति, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना। गुड। तो यहाँ पे अपोजिशन पार्टी जो है उनका हार है, वो मान नहीं रही है। ठीक है, मैं लौटता हूँ। एसआईआर पे डालेंगे, पहले डालते ईवीएम पर, अब नहीं मानेंगे हार। क्या बात है, बिल्कुल दुष्यंत जी, हार मानना ही नहीं है बिल्कुल, चाहे जो भी है। ज्योति, लौटता हूँ। बहुत अच्छा आपने कहावत सुनाया। विनोद जी, पहले कर्नाटक पर ही फोकस कर लेते हैं हम लोग, फिर जो है पूरे देश पर करेंगे। कर्नाटक में देखिए वो अनंत अमित जी जुड़ गए हैं। स्वागत अनंत अमित जी, बहुत बहुत स्वागत, बीजेपी के प्रवक्ता।
विनोद जी, ये भी एक विचित्र बात है कि जिस बिहार में और 13 राज्यों में कांग्रेस पार्टी इस बात पर शामिल थी, इतनी जल्दी कैसे एसआईआर हो सकती है? हाँ, वही कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में फटाफट एसआईआर करवा रही है और बीजेपी वहां कर रही है कि इतनी जल्दी एसआईआर कैसे कर्नाटक में करवा रहे हैं। बड़ी विचित्र बात नहीं है? एकदम अलग अलग रुख दोनों पार्टियों का वहां पर एसआईआर को लेकर के, और इस बीच में डीके शिव कुमार बिल्कुल अलग रुख लिए हुए हैं कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से कि करा लो एसआईआर, नहीं तो छूट जाओगे बहुत सारे सोशल स्कीम से। विनोद जी। लाल जी, हम लोग जो जनरल नॉलेज में बस इतना जानते हैं कि चुनाव आयोग का काम क्या है। हाँ, तो निष्पक्ष चुनाव कराना। हाँ, चुनाव आयोग का सिर्फ दो काम है महत्वपूर्ण। एक काम है कि वोटर लिस्ट करेक्शन का, वेरिफिकेशन का, कि जो एकदम शुद्ध, जिसको आप बोलते हैं स्वच्छ मतदान के लिए सबसे प्राइमरी है ये डिमांड कि आपका वोटर लिस्ट स्वच्छ हो। शुरुआत वहीं से है। शुरुआत वहीं से है। और उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बिल्कुल, जो हर लोगों को वोट देने का मौका मिले। ये दो उसके संवैधानिक अधिकार हैं और संवैधानिक दायित्व है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर पर बिहार से ले शुरू हुआ और बंगाल तक में कितने जो पीआईएल है वो डाले गए और सबको सुना और सबकी शंका को निराधार किया। खुद ममता बनर्जी एज ए सीएम वो पैरवी करने के लिए एसआईआर पे वकील बन के आ गई। अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि चुनाव आयोग कि ये एसआईआर की कार्रवाई गैर संवैधानिक नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है, जो वो दायित्व का निर्वहन चुनाव आयोग कर रहा है जी। अब ये सवाल है कि जब कभी भी एसआईआर, तीसरे फेज का एसआईआर कर्नाटक में शुरू, ये 5 राज्यों में शुरू हुआ, तो फिर ये चुनाव आयोग के शिकायत के सीजीआई को चिट्ठी का मतलब क्या है? या तो विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, या फिर आप इस बात को देखिए कि अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी सत्ता में नहीं आती है तो दोष एसआईआर का है, और अगर केरल में वही कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करती है तो वहां के लोग कहते हैं कि एसआईआर के कारण ये संभव हुआ है, बोगस वोट हटे हैं। आप इतने बेवकूफ लोगों को समझ रहे हैं क्या? ये जनता मतलब कुछ नहीं जानती है। केरल में आप जीत गए तो एसआईआर ठीक है, बंगाल में आपको नहीं जीते तो एसआईआर गलत हो गया, तमिलनाडु में डीएमके सरकार चली गई तो एसआईआर गलत हो गया, अगर विजय की सरकार वहां पे बन गई टीवीके की तो वो चीजें गलत हो गई, अगर ये टीवीके सही में ये टीएमसी अभी डीएमके आ जाती तो एसआईआर ठीक थी। आप जनादेश का को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीजें विपक्ष के साथ चुनौती ये है कि वो जनादेश का सम्मान करना आज तक सीखा ही नहीं है, खास करके 2014 के बाद जो इनकी हालत है। तो जनादेश के बदले में आप जब कह रहे थे कर्नाटक में, वो थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं, बीजेपी कोई टाइम लिमिट के लिए नहीं कह रही है। नहीं, वो बीजेपी कह रही ठीक से नहीं किया। नहीं, बीजेपी कह रही है कि भाई बीएलओ जो बूथ के जो लेवल ऑफिसर्स हैं, वो ऑफिसर्स की नियुक्ति कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। चुनाव आयोग उसको भत्ता देता है उस समय का। हाँ। तो चुनाव आयोग के पास में ये एक लिमिटेड वहां पे है भाई, अधिकारी वहां तो ये नहीं करेंगे, वहां चुनाव अधिकारी सीईओ है, वो राज्य सरकार जो मुहैया कराएंगे लोगों को वो बीएलओ को भेजेंगे। बिल्कुल। तो आपका जो ये महीना 1-1.5 महीने का समय है उसमें आप उतने बीएलओ को नहीं लगा रहे हैं। ये शिकायत है कि कल आप कहेंगे कि बीएलओ पे बहुत प्रेशर हो गया, बीएलओ को सुसाइड करने की नौबत आ गई, बीएलओ के साथ ये हो गया। ये चीजें हम लोगों ने बंगाल में देखा है, पश्चिम बंगाल में देखा है। तो मुझे लगता है कि ये एसआईआर पे चिट्ठी एक बेमानी कसरत है, या फिर विपक्ष को एकता के लिए कोई एजेंडा नहीं है। बिल्कुल, लेकिन एजेंडे की तलाश भी है। जनादेश को नकारने का एक बहाना भी चाहिए। बहाने के लिए ज्योति ने उतना अच्छा कन्नड़ वाला कहावत सुनाया है जिसका हिंदी में निकलता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दुष्यंत नागर जी, केरल का आंगन बड़ा सीधा साधा और बड़ा सही निकला, बंगाल का आंगन टेढ़ा हो गया, और जहां जहां हारते हैं वहां का आंगन टेढ़ा हो जाता है, जहां जीत जाते हैं वहां का आंगन सीधा हो जाता है, ज्योति की कहावत के हिसाब से। ये नहीं चलेगा ना, ये कैसे चलेगा सर? ये कैसे चलेगा? ये जो आप अभी पूर्व प्रधानमंत्री की बात को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की बात कह रहे थे अभी बैकग्राउंड में कि हार नहीं मानूंगा, आगे भी लाइन है, रार नहीं ठानूंगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि केरल का अंगना तो बड़ा बढ़िया था, सही था, बंगाल वाला अंगना टेढ़ा हो गया था? ये कैसे होगा बताइए।
सर मैं बिंदुवार हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय की एक एक बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। शुरू हो जाइए, बिंदु नंबर 1। 2014 से इन्होंने कहा कि विपक्ष ने जो है जनादेश को स्वीकार नहीं किया, तो ये बिल्कुल गलत है। विपक्ष ने जनादेश को स्वीकार किया है और ऐसे परिणाम आने के बाद हमारी लोकतंत्र में आस्था है। जहां पे चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में कैमरे ने पकड़ा और सुप्रीम कोर्ट माननीय ने उस पे अपनी मोहर लगाई और वो फैसला बदला गया। चुनावों में गड़बड़ियां के आरोप ऐसा नहीं है कि पहली बार विपक्ष ने लगाया है। जब भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में थी तो भारतीय जनता पार्टी ने अनेक बार लगाया है। और उस वक्त जब कांग्रेस की सरकार होती थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जिन बूथों पर आरोप लगाया जाता था, शिकायतें आती थी, उनका मतदान कैंसिल करा के लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखने के लिए पुनः वहां पे चुनाव कराती थी। मैं पूछना चाहता हूं ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। जो जहां हारेगा शिकायत दर्ज करवाएगा तो उस पर तुरंत मतदान करवा दीजिएगा। कितना पुनर्मतदान करवाइएगा, ये नहीं हो सकता जब तक कुछ एक मिनिमम एविडेंस जब तक ना। 1000 घटनाएं बता सकता हूं कांग्रेस रूलिंग पीरियड की कि जब जहां पे शिकायतें हुई उन बूथों पे पुनर्मतदान किया गया। और मुझे आप एक उदाहरण नहीं दे सकते कि जहां कांग्रेस ने शिकायत तो उस समय बूथ लूटे जाते थे ना सर, मतपेटियां जो है गायब करवाई जाती थी, इसीलिए वो होता था। कई बार हो जाता था जब कभी भी उस तरह की शिकायतें लेकिन कराई गई, पुनर्मतदान कराया गया। हाँ हाँ। मैं दूसरी बात सारी जगहों पर नहीं, कुछ जगहों हूँ एसआईआर के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ, शिकायतें वहां पर है जहां बीजेपी रूल कर रही है। वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता बीएलओ के ऊपर मनमाने ढंग से काम करने का दबाव डाल के एसआईआर में गड़बड़ियां कराते हैं, जिसका उदाहरण जनता के सामने मौजूद है। कई बीएलओ ने शिकायत की है। तो फिर पश्चिम बंगाल में क्यों एसआईआर का विरोध किया था? वहां तो ममता जी का रूल था, वहां के बीएलओ के बारे में तो न जाने कैसी कैसी खबरें आती थी, ममता जी कैसे कैसे काम करवा रही। उसका फिर क्यों किया था? बीजेपी की तो अब वहां सरकार बनी है, काट रही है, जो उन्होंने बोया उसे काट रही है। ममता जी को दूध की धुली मैंने तो कभी नहीं कहा, मैंने ममता जी का कोई समर्थन नहीं किया। हाँ। ममता जी नहीं, आज वो शामिल है ना चिट्ठी लिखने में, उन्हीं परंपराओं का पालन किया जो उनसे इंडिया गठबंधन के हैं वो भी। मैं वही कह रहा हूँ, और आप खुलेआम बोल रहे हैं गठबंधन में है और वो शामिल है चिट्ठी लिखने में। सौगतो राय की अभी बात सुनवाई हमने। ये गठबंधन इंडिया का गठबंधन है, आम जनता का गठबंधन है। जो उसकी भावनाओं के अनुरूप नहीं चलेगा उस नेता के लिए हमारे हृदय में कोई सम्मान और प्रेम नहीं होगा। हाँ ठीक है। अनंत अमित जी जवाब देना चाहे। अनंत अमित जी कह रहे हैं भाई जहां बीजेपी की सरकार है ना वहां एसआईआर में गड़बड़ी होती है। तो मैं अगर थोड़ा इसको कंक्लूड मतलब जिसे कहते हैं ना एक निष्कर्ष निकालूं तो शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां एसआईआर करवा ले चुनाव आयोग अपने संवैधानिक अधिकार के तहत। जहां बीजेपी की सरकार है वहां ना कराए। मुझे लगता है ऐसे में तो ज्यादातर देश के बड़े हिस्से में आजकल बीजेपी एनडीए की ही सरकार है, फिर एसआईआर होगी कैसे? अनंत अमित जी जी लाल जी, ज्योति जी बिल्कुल सही कह रही थी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हाँ सुनाया था कन्नड़ में। आंगन ही नहीं है तो नाचेंगे कहाँ? यहाँ तो इंडी गठबंधन आंगन बचाने का प्रयास कर रही है, बनाने का प्रयास कर रही है। 23 लोगों के 22 दल और एक निर्दलीय वकील साहब कपिल सिब्बल साहब का साइन है, 23 लोगों का साइन है। पहली बात, एसआईआर बेसिकली लाल जी क्या है? एसआईआर यह कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। एसआईआर लोकतंत्र को मजबूत करने का, एक पारदर्शिता को निश्चित करने का एक अभियान है। ये अभियान कोई पहली बार नहीं चल रहा है। 1952 से लेकर 8 तक में 9 बार एसआईआर हो चुके हैं। और इस एसआईआर में बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद हमने जो पार्टी ने ये एसआईआर को जो दिया है, वो एसआईआर का मतलब ये होता है कि साफ सुथरी पारदर्शिता लिस्ट इक्वल टू ज्यादा वोटिंग इक्वल टू मजबूत लोकतंत्र। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एसआईआर होना बहुत जरूरी है। और उच्च न्यायालय ने कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर नहीं कराएगा तो क्या करेगा? हम तो कहना चाहते हैं विपक्षी दलों को, चुनाव आयोग क्या हनुमान चालीसा पढ़ेगा क्या? उसका काम ही यही है, एसआईआर कराना, तमाम पारदर्शिता को निश्चित करना। और लोकतंत्र में ये लगता है कि जिस तरीके से लालजी विपक्षी दलों ने जब जहां पे चुनाव जीतते हैं वहां लोकतंत्र मजबूत हो जाता है, जहां पे चुनाव हारते हैं वहां पे एसआईआर का मुद्दा बन जाता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष एक मुद्दे को लेकर तमाम विरोधी दलों को एक साथ करने का एक एजेंडा लेकर चल रही है। और मुझे लग रहा है कि देश की जनता इसको जान चुकी है। और देश की जनता ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल और बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ और जबरदस्त वोटिंग के साथ लोगों ने यह बताया
कि लोकतंत्र की प्रक्रिया कितनी साफ सुथरे तरीके से चल रही है। निश्चित तौर पे एसआईआर इस देश की डिमांड है और एसआईआर बिल्कुल बिल्कुल बात रखिए। दुष्यंत नागर जी करिए काउंटर जरूर पूरा। देखिए लाल जी, ऐसा नहीं है कि विपक्ष की तरफ से मात्र एसआईआर पे सवाल उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के मुखिया ने भी सवाल उठाया है, उनके भी भाषण मौजूद है जहां उन्होंने कहा है कि एसआईआर से हमारे लोगों की वोटें काटी जा रही। तो ऐसा नहीं है, आपकी तरफ से भी तो उन्होंने कहीं कोई अदालत में याचिका तो नहीं लगाई। नहीं, वो बिल्कुल कहे थे। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, कहे थे, लेकिन अदालत में कोई याचिका तो नहीं लगाई एसआईआर के खिलाफ में या एसआईआर को रोकने के लिए। नागर साहब मैं आपका जवाब दूं। कहा उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने एसआईआर को रोकने के लिए कोई याचिका तो अदालत में नहीं लगाई। लाली मैं फैक्ट चेक कर देता हूं। नागर साहब देखिए, नागर साहब आप भी यूपी के हैं, सुनिए आपने जितनी चीजें बताया अपने लोगों को संबोधित किया। आपको मैं फैक्ट चेक कर देता हूं। आपको मैं फैक्ट चेक करता हूं। पहली बार जो एसआईआर का जो वहां पे शुरू हुआ था फेज 2 में, नागर साहब उसमें 3.5 करोड़ लोगों का जो उसका जो लिस्ट में पहला आया था प्रपोज लिस्ट में 3.5 करोड़ का नाम नहीं था। बिल्कुल सही। अब तब योगी आदित्यनाथ ने अपने सारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके बीजेपी के बैठक में उन्होंने बताया था कि आप लोग सारे कार्यकर्ता मिलके अगर इन लोगों को सुनिश्चित नहीं करेंगे तो बहुत से जगहों पर जेन्युइन वोटर्स जो है वो भी नहीं उसमें शामिल हो पाएंगे। बिल्कुल मैं यूपी का मतदाता हूं नागर साहब, मैं बता रहा हूं, मैं बताता हूं और मेरा नाम नहीं था उसके। ये देखिए उदाहरण के तौर पर विनोद जी मौजूद है, मेरा नाम नहीं। विनोद जी उन 3.5 करोड़ लोगों में शामिल थे। अब सुन लीजिए ना सर, फिर बोलिएगा। ये जोगी जी ने तब प्रावधान कराया और तब बीजेपी के लोग जो आपके यूपी में ही, अगर आप और फैक्ट्स लेना चाहते हैं तो लीजिए, आपके 8,000 से ज्यादा वहां बीएलओ नहीं बना पाए आप। 75 जिले में यूपी में आपके 8,000 कार्यकर्ता वहां बीएलए नहीं बना पाया। बूथ लेवल जो आपका सहयोगी था नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा पीआईएल आप ही के पार्टी के लोगों ने डाला था। अरे वहां बूथ लेवल का जो ऑफिसर्स है उसके साथ में आपका कोई कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन यहाँ आप एसआईआर को लेकर बड़ी बड़ी बात करते हैं। दूसरी बात मैं आपको जवाब देता हूँ, आपने कहा कि बूथ पोलिंग कैंसिल नहीं होता। अरे आप सुन तो लीजिए, अभी पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि जहां जहां शिकायत आई वहां पोलिंग बूथ पे रीपोलिंग हुई। आपने देखा एक पोलिंग बूथ के तो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी 2-3 पुल, आप तो सुनिए तो सही। आपके नेता जो सबसे बड़े नेता एसआईआर के खिलाफ में अभियान वोट चोरी का चला रहे हैं, आज तक चुनाव आयोग के पास में कोई भी एक लिखित दस्तावेज नहीं दे पाए। मीडिया से खाली वो बात करके, सुनिए तो मैं कह रहा हूं, कई बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक नहीं पूर्व कमिश्नर से थोड़ी देर के लिए आप सभी को रोकता हूं, आके हमें बताओ आप ही टिपिट पे। थोड़ी देर के लिए आप सभी को रोक रहा हूं कि कहां ये गड़बड़ी इस पर जारी रखेंगे, चर्चा जारी रखेंगे। थोड़ी देर के लिए आप सभी को रोक रहा हूं क्योंकि इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज क्या है कि सूत्रों के मुताबिक सरकार व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर के गलत इस्तेमाल के जोखिम और अन्य चिंताओं की समीक्षा कर रही है। केंद्र सरकार व्हाट्सएप यूजर आईडी फीचर के मामले का अध्ययन करेगी और जरूरत पड़ने पर मेटा को, जो कंपनी व्हाट्सएप चलाती है, मेटा को नोटिस भेजने पर भी विचार किया जाएगा। दरअसल सरकार को आशंका है कि व्हाट्सएप यूजर आईडी की वजह से ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ सकते हैं। सरकार इस फीचर के सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़े पहलुओं की जांच करेगी। हम आपको बता दें कि व्हाट्सएप एक नया फीचर ला रहा है। कल इस बारे में नोटिफिकेशन भी आया था जिसमें कि यूजर नेम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसी को लेकर के केंद्र सरकार जो है इस फीचर के मामले का अध्ययन करेगी। ये जो नया यूजर नेम वाला फीचर है, आशंका ये है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसी बात की समीक्षा होगी। जरूरत पड़ने पर मेटा, जो मेटा कंपनी है जो कि व्हाट्सएप चलाती है, यही कंपनी फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह चलाती है, उसको नोटिस भेजा जाएगा। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता इस ब्रेकिंग न्यूज पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, कल ये पॉपअप हुआ था व्हाट्सएप पर कि आप अपना यूजर आईडी बुक कीजिए। आखिर क्या आशंका है जिसके तहत सरकार इस मामले को लेकर नोटिस भेजने तक पर विचार कर रही है, मेटा को नोटिस भेजने पर? शैलेंद्र। लालचंद्र, देखिए, अभी व्हाट्सएप पे आप मोबाइल नंबर के जरिए
जब आप कोई सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो पता चल जाता है कि किससे आप बातचीत कर रहे हैं, कहाँ से आपको कोई जानकारी या सूचना भेजी गई है या फिर आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ है। यूजर आईडी के बाद दरअसल इसमें गोपनीयता होगी और गोपनीयता के लिहाज से ये फीचर व्हाट्सएप ने उठाया है, लेकिन इससे जुड़े तमाम अन्य पहलू भी हैं कि क्या इसका भेजा इस्तेमाल किया सकता है, यानी अगर कहीं से ऐसी कोई धमकी आ जाए या कोई मिसयूज हो जाए या फिर कुछ ऐसे दस्तावेज भेज दिए जाएं, लीक कर दिए जाएं, लेकिन आप जान नहीं पाएंगे कि किस मतलब व्यक्ति ने वो भेजे हैं, क्योंकि वो एक यूजर आईडी होगा। यूजर आईडी अलग अलग बनाया जा सकते हैं, तो ये सब एक आशंका है और इसीलिए एक अध्ययन किया जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सीधे कोई नोटिस मेटा को जो व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनियों से दे दिया जाएगा, लेकिन इस पर पूरा एक विचार किया जाएगा कि क्या कुछ इसमें आशंका हो सकती है। सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि क्या इसमें कोई इस तरह की बात तो नहीं है कि कोई फ्रॉड बढ़ने की आशंका है या जैसे कुछ अन्य सोशल मीडिया ऐप पर ये आरोप लगे थे कि उनकी वजह से कुछ इस तरह के भ्रामक खबरें और सूचनाएं लीक हो रही, इसमें पता नहीं चल पा रहा कि आखिर वो किसने उस खबर को सबसे पहले फैलाया या फिर उस जानकारी गलत जानकारी को फैलाया। तो ये सब पूरी पहलुओं की एक जांच की जाएगी कि क्या क्या आशंका है या क्या इसका दुरुपयोग हो सकता है और किस हद तक हो सकता है, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो मेटा को नोटिस दिया जा सकता है उनका पक्ष जानने के लिए। तो ये सूत्रों से जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार का जो मंत्रालय है तो इस पर विचार करेगा। इस बारे में व्हाट्सएप की तरफ से या कोई तर्क है कि आखिर ये यूजर नेम लाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये बात सही है कि जटिल हो जाएगा मामला, क्योंकि मान लीजिए अभी शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता है, उनका एक नंबर है, वो कहीं कुछ भेजते हैं, उस नंबर से तुरंत आइडेंटिफाई हो जाता है। अब शैलेंद्र मिश्र कल को शैलू 123 नाम से एक आईडी बना लेंगे, दूसरी आईडी बना लेंगे, ऐसे में जटिल तो है, लेकिन व्हाट्सएप क्यों लाना चाहता है, इस बारे में कुछ है जानकारी दी गई है क्या? जी देखिए, जब ये बात घोषणा की गई थी व्हाट्सएप की तरफ से, तब ये कहा गया था कि गोपनीयता रहेगी, यानी कि यूजर एक तरह से गोपनीय रहेगा, आप जान नहीं पाएंगे कि कहां से जो व्यक्ति है या फिर जहां से भी इस तरह का व्हाट्सएप संदेश आया है। तो वो एक गोपनीयता का पहलू है जिसमें पहचान छुपाने की बात है, लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं कि अगर पहचान छुपाकर इस तरह के कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान होगा जो सही नहीं है या फिर गलत सूचनाएं हैं या फिर ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, तो फिर किसकी जिम्मेदारी होगी? तो इस पर यह बहुत ऐसा मामला है जिस पर एक व्यापक विचार विमर्श की जरूरत है। अब देखना होगा कि मेटा की तरफ से, व्हाट्सएप की तरफ से क्या कुछ इस पर बयान आता है, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार इसका पूरा अध्ययन करेगी, उसके बाद ही इस पर कुछ आगे कदम उठाएगा। शुक्रिया फिलहाल इस ब्रेकिंग न्यूज पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। आपको थोड़ा और बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कि फेसबुक पर आप कुछ भी गलत लिख देते हैं, ढूंढने में मुश्किल होती है क्योंकि उस यूजर आईडी से ढूंढना मुश्किल होता है किसने गलती की। व्हाट्सएप पर तुरंत पकड़ा जाता है। सरकार की यही चिंता है कि इसको रहने दीजिए। बहरहाल डिस्कशन पर लौटते हैं। डिस्कशन पर इस समय सीधे ज्योति से जुड़ते हैं। ज्योति, ये बताइएगा जरा ज्योति कि वहां पर जैसे जो केंद्रीय नेतृत्व है, आला कमान से अलग लाइन लेकर डीके शिव कुमार सबको प्रेरित कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी करा लीजिए वो अपना जो है एसआईआर। क्या असर दिखाई पड़ रहा है वहां? कर्नाटक में लोग करवा रहे हैं जल्दी जल्दी एसआईआर। हाँ, अभी तो लोग यहाँ पे एसआईआर प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। कर्नाटका में जो 28 जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे बूथ लेवल ऑफिसर्स जा रहे हैं और वहां पे लोगों से इंफॉर्मेशन इकट्ठे कर रहे हैं। जब एक सरकार ही मतलब वो ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो ही अगर खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप एसआईआर प्रक्रिया में भाग लीजिए, तो वहां के लोग भी वैसे ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी दे रहे हैं। हालांकि मिश्र प्रतिक्रिया भी हो सकता है, क्योंकि जो कांग्रेस का जो थोड़े मिनिस्टर्स का कहना है कि ये बीजेपी के लिए फेवर है, बीजेपी के लिए फेवर है, ऐसा जो प्रोपेगेंडा भी यहाँ पे जो क्रिएट भी करना चाहते हैं। क्योंकि जो अभी हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में रिजल्ट हो, वो इस प्रक्रिया को ले रहे हैं। पहले वो ईवीएम के ऊपर आरोप लगाते थे, अभी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कर रहे हैं। ये एक महीना जो है, एक महीने में कितना हो सकता है? बूथ लेवल ऑफिसर से जो 50,000 से भी ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर से, 1 लाख से भी ज्यादा बूथ लेवल एजेंट्स है, और जो लोगों को हेल्पलाइन के लिए यहाँ पे हेल्प सेंटर भी है, जो सरकार की तरफ से कैसा हो सकता है वैसा, और परमानेंट सर्टिफिकेट देने के लिए जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो भी वहां से कितना हो सकता है उतना सरकार भी कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ सरकार में 2 डिवीजन है। जो मिनिस्टर्स है वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की फेवर भी हो सकता है, जो उनके लिए जो फिल्टर भी कर सकते हैं वोटर लिस्ट का।
बिल्कुल, ये बात सही है। देखिए, अभी कर्नाटक में इतनी जल्दी चुनाव है भी नहीं, और जब ज़रूरत पड़ती है और प्रशासन को महसूस होता है, चुनाव आयोग को महसूस होता है, तो डेट बढ़ा भी दिए जाते हैं। हमने पीछे राज्यों में देखे भी हैं। लेकिन एक मामले से जाकर विनोद जी ये जुड़ता है, कागज़ नहीं दिखाएंगे। डीके शिव कुमार जी कह रहे हैं कागज़ दिखा दो, दिखाओगे तो नाम रहेगा, नाम रहेगा तो वोट डाल पाओगे, वोट डाल पाओगे सामाजिक योजनाओं का लाभ ले पाओगे। अब ये बिल्कुल उस बात से भी जाकर के जुड़ती है जो डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार का रुख अपने आला कमान से अलग है। बिल्कुल, डीके शिव कुमार ने एक तरह से इस विरोध को लेके अपनी एक संजीदगी दिखाया है कि जिसको कागज नहीं है उसको कागज देने के लिए उसने जो ज्योति अभी आपको इन्फॉर्मेशन दे रही थी, ये परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट है या लोगों का सर्टिफिकेट है जी, तो वो वहाँ के डिपार्टमेंट को लगातार इस बात के लिए सरकार से कहा जा रहा है कि लोगों को आप मुहैया कराएं। ठीक, तो ये इस चीज में आप देखिए कि एक साफ अंतर है। ठीक। दूसरी बात, जब आप कह रहे थे कि अभी जिस चर्चा में हम थे कि आप ये देखिए कि 272-75 जो भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा की सीटें हैं, 274, उसमें सिर्फ एक सीट पे, नागर साहब ये आपके लिए जानना जरूरी है, सिर्फ एक सीट ममता बनर्जी के भवानीपुर के लिए रीकाउंटिंग का हाईकोर्ट में केस डाला गया है, सिर्फ एक। याद रखना चाहिए, वो भी लंबे समय बाद, कई हफ्ते बाद। इस एसआईआर में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा पश्चिम बंगाल में वोटर्स के सर हरियाणा में कई जगह के लिए मैं फैक्ट की बात करता हूं, आपके जवाब देने के लिए बीजेपी के कुशल प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आपका जवाब दे देंगे। आ रहा हूं सर, मैं सिर्फ फैक्ट्स दे रहा हूं। पश्चिम बंगाल के 274 सीटों में से सिर्फ एक सीट पे रीकाउंटिंग का ममता बनर्जी के भवानीपुर का हाईकोर्ट में केस आया है, सिर्फ एक। 273 निरापद है बिल्कुल। और आप इसके बाद सुनिए कि वहां पे बीजेपी का, वहां पे जो जीती है बीजेपी लैंडस्लाइड वोटिंग से, उसको चैलेंज 273 पे किसी जगह नहीं किया गया। ठीक, 40 दिन का समय होता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि वहां सीसीटीवी के फुटेज से लेके बाकी चीजों को आपको सुरक्षित रखना है। आई थिंक 45 दिन 45 दिन का। तो हाई कोर्ट ने उसको रोक दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि इसको आप सुरक्षित रखिए। नंबर 2, 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं। आपके पास 10 वोटर्स नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट में डालने के लिए बिहार के मामले में, 15 मांगा था, सही बात, लेके आते कि ये जेन्युइन वोटर्स हैं और इनके नाम कटे हैं। कितना कटा था? 67 लाख। ये क्या बात करते हैं आप लोग कि ये सब चीजों को जब आप लाते हैं, लोगों को एसआईआर पे जितना चुनाव आयोग ने बताया है और हम लोगों ने सीखा है, मुझे लगता है कि हम लोग किसी बीएलओ से ज्यादा अच्छा कितना प्रोग्राम कर चुके हैं, कितना डिस्कशन। दुष्यंत नागर साहब भरमाइए मत, आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये ममता बनर्जी का कॉल है इस एसआईआर पर सीजीआई को चिट्ठी लिखने का। उसके पीछे कांग्रेस है, उसके पीछे डीएमके, सारी पार्टियां आ गई हैं, फिर से लिख दिया। और ये किसी का कॉल नहीं है, क्योंकि ममता अपनी हार को पचा नहीं रही है। सिर्फ एक कारण है सीजीआई को चिट्ठी। ठीक, दुष्यंत नागर सर, फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके कह चुका है कि हाँ भाई एसआईआर करवाना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है। ऐसे में इस चिट्ठी से क्या फायदा, क्या हासिल करना चाहते हैं, कौन सा नैरेटिव बनाना चाहते हैं दुष्यंत नागर सर? देखिए, पहले मैं इनको बंगाल के विषय में जवाब दे दूं। दे दीजिए। बंगाल में विनोद मिश्र जी के मित्र कुशल प्रवक्ता की पार्टी ने पूरी टीएमसी को ही तोड़ लिया, तो कंप्लेंट कौन करेगा? लाहौर। ये क्या बात हुई? ये क्या बात? लोकतंत्र को दीजिए आप, हो गया। विनोद मिश्र जी के मित्र, विनोद जी कहते हैं कि दुष्यंत नागर जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो मैं क्या मान लूं कि दुष्यंत नागर जी के पार्टी ने टीएमसी को छोड़ दिया, तोड़ दिया? ये नहीं आप शायद, लेकिन आपका इशारा अनंत अमित जी की तरफ था कि अनंत अमित जी की पार्टी ने उस टीएमसी को तोड़ दिया, तब शिकायत इनकी तरफ है। शिकायत कौन करेगा? शिकायत ममता बनर्जी कर चुकी है भवानीपुर, लेकिन सिर्फ एक भवानीपुर सीट के लिए। अनंत अमित जी लाल साहब पहले तो बंगाल में करेक्शन कर दो, बंगाल में 294 सीट है। सॉरी ठीक, वो 294। सब लोग, कोई बात नहीं। दूसरी बात, नागर साहब ने कहा कि विपक्षी दलों ने ये कहा, ये इसी देश में, इस देश के एक्सीडेंटल एलओपी के चुनाव आयोग ने ये कहा कि साहब आप इस देश के विपक्षी दल के नेता हैं, आपके पास समय नहीं होता, आप देश दुनिया घूमते रहते हैं, आपके पास जो प्रमाण है उस प्रमाण को हमारे पास भेजिए। यदि नहीं भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से भेजिए। जब उन्होंने महाराष्ट्र को लेकर जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी विपक्षी दलों ने आज तक, बिहार में चुनाव को 6 महीने हो गए,
आज तक एक भी ऑब्जेक्शन नहीं आया। बिहार के समय में सिर्फ 15 नाम मांगे गए थे, मिला ही बिल्कुल नहीं दे पाए, नहीं दे पाए। बंडल बना के दूसरा नागर साहब ये है संबंधित शिकायतें दी गई, मीडिया को दी गई, ममता दीदी की ममता पश्चिम बंगाल में समाप्त होने के बाद ममता दीदी की ममता जो दिल्ली में बरस रही है विपक्षी दलों के साथ, वो ममता बहुत ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। क्योंकि ममता दीदी अभी खाली पड़ी हुई ना, वो किसी सदन की सदस्य हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, उनको ये लग रहा है कि इस बात को ममता दीदी बोलती भी है ना, इस बात को ममता दीदी बोलती है, अब मैं खाली हूं, अब दिल्ली में आराम से घूमूंगी पूरे देश में। इस पर सब कह रहे थे, लेकिन सवाल ये कि ये लोग पीछे पीछे सारी पार्टियां आ गई हैं इस चिट्ठी लिखने में। देखिए चलिए, जब बिहार चुनाव के समय तेजस्वी यादव जी को यह लग गया कि इस देश में, इस प्रदेश में एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है, उन्होंने जब राहुल गांधी जी से अपनी दूरी बनाई, लेकिन राहुल गांधी जी को यह लगा कि नहीं, चुनाव में बहुत एसआईआर बड़ा मुद्दा है। उस मुद्दे को मुझे लगता है कि ममता दीदी भुनाना चाह रही है, अपनी हाथ को पचा नहीं पाने की वजह से। चाहे जितना भी भुनाना चाहे अनंत अमित जी, चाहे जितना भुनाना चाहे, जनता जो है, के साथ एक बात कहना चाहता हूं, जल्दी से कह लीजिए सर। ये चिट्ठी ये दर्शाती है कि पूरा विपक्ष आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के साथ एकजुट है, एक दूसरे के साथ पश्चिम बंगाल में हमने देखा। राहुल गांधी है कहाँ? पूछ रहे हैं विनोद जी, आपके मित्र विनोद जी पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जी हैं कहाँ इन दिनों? तो चिट्ठी किसने लिखे? दिल में है, दिल में। अच्छा, दिल में। जनता के दिल में क्या है जानते हैं? जनता के दिल में वही है जो कन्नड़ वाली कहावत अभी ज्योति ने बोली थी, है ना, कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जनता समझती है, जनता समझती है। और ये जो कहते हैं ना, बंगाली में कहूं तो चोलबे ना, कि वो जो है जहां पर आंगन, जहां जीत गए वहां का आंगन सीधा, जहां हार गए वहां का आंगन टेढ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया अनंत अमित जी, दुष्यंत नागर जी, विनोद जी जुड़ने के लिए, और ज्योति आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी चर्चा में जुड़ने के लिए। और अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान का गला सूख रहा है। जब गला सूख रहा है तो कभी धमकी दे रहा है, कभी गिड़गिड़ा रहा है। करेंगे इस पर बात ब्रेक के बाद। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले ही बताया था, बात करेंगे पाकिस्तान के गला सूखने की। दरअसल सिंधु जल संधि, भारत सरकार ने उसको रद्द किया था। तो सिंधु जल संधि पर इस्लामाबाद में आयोजित सेमिनार में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो और पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक ने भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन धमकी दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पिछले साल हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया था। भारत के इस फैसले का सीधा असर अब पाकिस्तान पर पड़ रहा है। गंभीर जल संकट और कूटनीतिक अलगाव से घिरे पाकिस्तान ने भारत को लेकर एक बार फिर जहर उगला। भारत की ओर से इस बयान पर हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई। विश्व जल दिवस 2026 के मौके पर लेकिन संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यक्रम में बोलते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि बार बार उकसावे और द्विपक्षीय बातचीत की विफलता के बाद भारत संधि को रद्द करने के लिए मजबूर हुआ। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद करने के लिए भरोसेमंद और पक्के कदम नहीं उठाता, तब तक सिंधु जल संधि रुकी रहेगी। लेकिन इस बीच एक बात और हुई। मणिशंकर अय्यर और हुमायूं कबीर समेत 117 लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक चिट्ठी लिखी। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को सामान्य बनाने की मांग की गई। इसी को लेकर 117 लोगों ने नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ को संयुक्त रूप से चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में भारत की तरफ से 61 लोग और पाकिस्तान की तरफ से 56 लोगों ने हस्ताक्षर किए। ये पहल सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस नाम की संस्था है, उसके अध्यक्ष ओपी शाह की तरफ से की गई है। चिट्ठी में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान दुनिया की करीब 1/5 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों देशों में बड़ी युवा आबादी है, लेकिन लगातार तनाव उनके बेहतर भविष्य, रोजगार और विकास के अवसरों में बाधा बन रहा है। लेकिन भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत से फिलहाल पूरी तरह इनकार किया है।
पाकिस्तान की तरफ से पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पीपीपी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के पानी को रोकने की कोशिश की गई तो इसे सिर्फ पर्यावरण या कूटनीतिक विवाद नहीं बल्कि देश के अस्तित्व पर हमला माना जाएगा। The Indus made us fertile and the Indus made us stubborn. And if anyone believes that Pakistan will surrender the Sindhu, they do not know Pakistan. They do not know Sindh. They do not know Punjab. They do not know Balochistan. They do not know Khyber Pakhtunkhwa. They do not know Kashmir or Gilgit-Baltistan. They do not know the people who have lived by these rivers for thousands and thousands of years. वहीं पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने सिंधु जल संधि को रद्द करने के भारत के फैसले को गैर कानूनी बताया। The treaty demanded significant adjustments from Pakistan as it had to fundamentally restructure its irrigation and water management systems in reliance upon the permanent legal framework. Despite being disadvantaged along the banks of our eastern rivers, where due to India's unrestricted use, these rivers dried up in Pakistan. और ये जो चिट्ठी लिखने वाली बात और कहीं कहीं से ट्रैक टू बातचीत वाली खबरें आती रहती हैं, इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने स्थिति साफ कर दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान के नेता और मंत्रियों ने एक निजी कार्यक्रम के दौरान ये सब वक्तव्य दिए थे जिसकी कोई वैधता या मान्यता नहीं है। हमारे संवाददाता निखिल सिंह से विशेष बातचीत में ये बात उन्होंने कही थी। As far as we are concerned, these are private events organized by private parties. There's nothing official about them, as far as we are concerned. I mean, obviously, I cannot speak for the government of Pakistan, but as far as the government of India is concerned, there is no official participation, no official support or involvement in these visits. तो बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं विक्रम मिस्री जी विदेश सचिव कि कहीं से कुछ नहीं चल रहा। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्री जुड़े हुए हैं इस खबर पर। विनोद जी, जिस तरह हमारे सहयोगी निखिल ने बात की, बिल्कुल स्थिति साफ कर दी कि भाई कहीं से कुछ नहीं है। ये चिट्ठी लिखने वाले इस तरह से लिखते रहते हैं, कहीं कोई सेमिनार हो जाता है, लेकिन भारत सरकार अडिग है। पहले आतंकवाद को खत्म करो, फिर टेबल पर आओ, अपनी आदत सुधारो, फिर हम बात करेंगे, फिर सिंधु नदी जल समझौते पर भी बात हो सकती है। बिल्कुल साफ कर दिया भारत सरकार ने। लाल जी, भारत सरकार की बात तो बात में सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो ट्रैक टू वाले लोग हैं और उस लोग में आप देखिए कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से लेके मणिशंकर अय्यर से लेके और तमाम जो बड़े बड़े अपने को एक डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट कहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच अमन के संदेश को लेके आए हैं। ये अमन का संदेश का ड्रामा भारत ने देख लिया है। पार्लियामेंट अटैक के बाद भी हमने अमन का संदेश के ऐसा संदेश पहलगाम अटैक के बाद आता नहीं है दरअसल। और ये पहलगाम अटैक को क्या ये देश भूल गया है? क्या इन लोगों को इस बात के लिए कि जो अभी आप सुन रहे थे, अगर एक सिंधु इंडस वाटर ट्रीटी अगर इसको अभी होल्ड पे नहीं डाला गया होता तो ये सारे ट्रैक टू वाले अभी कहीं नहीं दिखते। कहीं नहीं, सही बात। तो भारत का क्लियर स्टैंड है, जो अभी आप अपने विदेश सचिव से सुन रहे थे, पूरा स्टैंड क्लियर है। जो प्राइम मिनिस्टर ने स्टैंड दिया है वो एक लक्ष्मण रेखा है। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। ये भारत का रिजॉल्व है। इस बात को जो लोग समझते हैं और जितना लोग जान लें वो बेहतर है। बिल्कुल कि इस स्थिति में कि भारत ने एक फ्री में ये इंडस वाटर ट्रीटी का पाकिस्तान को 3 नदियों का पानी दिया था और वो फ्री में दिया हुआ इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको एक मानवता और जिसको कहा शांति और सुरक्षा के लिए एक उपहार दिया गया, उस पे पाकिस्तान आज हक दिखा रहा है। दुनिया में ये अपने आप में एक अनोखा ये इस तरह का एग्रीमेंट है लाल जी, जो कहीं भी अपर बेसिन वाले लोअर बेसिन के देशों से कोई ऐसी संधि नहीं किया है कि आपको ये पानी मिलेगा। जिस देश से पानी जाएगा वो पानी उसका है। और इस नेचुरल रिसोर्सेज पे भारत ने उस समय में नेहरू जी ने कितनी बड़ी दरियाली दिली दिखाई थी। बिल्कुल कि इस दरिया दिली का मतलब ये था कि पाकिस्तान अब ये नकझक करना, लड़ाई, युद्ध, ये सब बंद करे। क्या पाकिस्तान ने किया? कहावत के रूप में कहें तो सांप को दूध पिलाने जैसा हो क्या गया पाकिस्तान ने किया? लेकिन आज हालत तो ये है कि भारत ने सिर्फ इंफॉर्मेशन देना बंद कर दिया है कि इन 3 नदियों के पानी का जल स्तर कितना है, उसको संभालने में पाकिस्तान की नींद खराब हुई पड़ी है।
और बाकी बात है कि जैसे जैसे भारत का ये डेवलपमेंट होगा प्रोजेक्ट का, तो भारत के कम से कम 3 राज्य जो हैं, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, उनको फायदा इन सारे इलाके में पानी की दिक्कत तो आने वाले समय में कभी नहीं। ठीक, अच्छा ये भी बता दें, ओमर अब्दुल्ला जैसे लोग जो कि सीएम की कुर्सी पर बैठे वो तारीफ करते हैं इसकी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।